हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 9 दैट इज ट्रेड। ये सिंपल सा ट्रेड का चैप्टर है। आज हम ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप इस इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे साइड मेन्यू में फ्री मटेरियल में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ऑल्सो क्लास 9 के लर्नर्स, फॉर इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ भी अगर होता है एंड नोट्स फॉर नोट्स क्लास 9 के साइंस एंड सोशल स्टडी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज शुभम झा क्लास 9। ओके, सो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर आपने नहीं किया है ज्वाइन तो कर लेना ज्वाइन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, दैट इज ट्रेड। इन आवर डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में सुबह से लेकर के रात तक इन 24 आवर्स कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सामान हम यूज करते हैं, राइट? जैसे मान लो सुबह आप उठते हो, सुबह जब आप उठते हो तो हमें वैसे वार्म पानी पीना चाहिए, ठीक है? तो जब आप पानी पीते हो तो उसके लिए आपको ग्लास चाहिए। जब आप गैस ऑन करते हो, गैस स्टोव, तो उसके लिए आपको गैस सिलेंडर चाहिए। गैस सिलेंडर में गैस चाहिए। स्टोव जलाने के लिए लाइटर चाहिए, स्टोव चाहिए। तो इतनी सारी चीजें चाहिए, राइट? पानी गर्म किया आपने, उसके लिए एक टोप चाहिए पानी गर्म करने के लिए। तो डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं को बहुत हम सारे सामान को यूज करते हैं, बहुत सारे मटेरियल को यूज करते हैं, बहुत सारे हम कह सकते हैं वेरियस थिंग्स को हम यूज करते हैं। ब्रश करने के लिए ब्रश को यूज करते हैं, ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये डेली लाइफ में जो सामान यूज होता है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखाई गई है। तो ये जो डेली लाइफ में सामान यूज होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रिएट होता है, मतलब कहीं ना कहीं बनता है, प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस कब होता है? जब हमारा डिमांड होता है। अगर मान लो हम ब्रश यूज ना करें तो ब्रश बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हम सब अगर ब्रश करना छोड़ दें, ठीक है, तो ब्रश बनेगा क्या? नहीं। ब्रश की वजह से टूथपेस्ट बनेगा क्या? नहीं। तो मतलब जो चीज हम यूज ही नहीं करेंगे वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। प्रोड्यूस जब तब होता है जब हमारा उस चीज का वांट होता है, नीड होता है। नीड के बाद वांट के बाद डिमांड। तो ऐसे करके एक साइकिल चलता है। नीड पहले आता है, फिर वांट, फिर डिमांड हम करते हैं और फिर हमें सामान मिलता है। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी सामान को यूज करते हैं। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ये जो गुड्स है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है इसका। और जब ये प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कहीं पे हुआ, सेल कहीं पे होता है, कंज्यूम कोई और करता है। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, एक चक्रव्यूह देख रहे हो, दैट इज दी सर्कल आप देख रहे हो। तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए रॉ मटेरियल से निकल, उसके बाद उसका प्रोडक्शन हुआ, गुड्स निकला, फाइनल गुड्स निकल करके फिर आया किसके पास? तो दुकानदारों के पास आया। दुकानदार आपको सेल कर रहे हैं, ठीक है? सो ये जो लेन देन है, ये जो बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स है, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करती है, ठीक है, जो हमारे नीड्स को फुलफिल करती है, इसे हम सिंपल वर्ड में ट्रेड कहते हैं। इस पैराग्राफ को एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स इज डन टू फुलफिल ईच अदर नीड्स। दिस whose needs purchase are the consumer of the goods. The producers produce and sellers sell the goods. Buyer and the seller buy and sell the goods respectively. This is called the trade. दो तीन बातें इसमें की गई है, घुमा फिरा के एक ही बात है। दैट इज पहला कि कंज्यूमर को नीड है, तो नीड की वजह से चीजें बनती है। तो एक जो बाइंग और जो सेलिंग है कंज्यूमर के लिए एक गुड्स का, उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। ऑल्सो जब बायर बाय करता है, ठीक है, मान लो मैं बायर हूं, मैं बाय कर रही हूँ शॉपकीपर से कुछ सामान और शॉपकीपर मुझे सेल कर रहा है। तो ये जो हमारे बीच में बाइंग एंड द सेलिंग है, बायर एंड द सेलर का जो रिलेशन है, ड्यू टू द सेल्स ऑफ गुड्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। दैट इज नोन एज द ट्रेड, ठीक है?
समझ गए आप ट्रेड का मीनिंग? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम ट्रेड्स का और भी टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। चलिए, तो ट्रेड्स को अगर आपको कभी शॉर्ट नोट पूछ दिया जाए ना, तो इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। चलिए तो इसे समझते हैं पहले। ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी के लिए मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग जरूरी है, विच मीन्स कि इकोनॉमी अगर ग्रो करना है, इकोनॉमी मनी मॉनेटरी टर्म में अगर हमें ग्रो करना है, तो ट्रेड होना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड होना इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। इकोनॉमिक लाइफ की वजह से लोगों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं। मान लो आज अगर मेरे घर में सब्जी नहीं है, तो मैं जाऊंगी वेजिटेबल लेने के लिए, तो मैं जिसके पास जा रही हूँ रिटेलर के पास वेजिटेबल लेने के लिए, उसके पास वेजिटेबल होना भी चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं वेजिटेबल के लिए किसके ऊपर डिपेंड हूँ? एक वेजिटेबल जो सेल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड हूँ। तो हर कोई आज के टाइम में एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंड है। नो रिलीजन और कंट्री सेल्फ रिलायंट। कोई भी कंट्री हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी स्टेट हो, ये नहीं कह सकता है कि मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, मेरे कंट्री में कोई भी सामान नहीं आएगा। ठीक है, मेरा स्टेट इतना फुलफिल है, मेरा कंट्री इतना फुलफिल है कि मुझे किसी और कंट्री की तो नीड ही नहीं है, मुझे और किसी की हेल्प की नीड ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इन दिस वर्ल्ड नो रीजन और नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई नहीं है सेल्फ सफिशिएंट, हर किसी को बाइंग एंड सेलिंग करना पड़ता है। ट्रेड बिटवीन द टू रीजन इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल। जब दो रीजन के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो वो ट्रेड क्यों हो रहा है? ताकि जो पीपल के नीड्स है वो क्या हो सके? फुलफिल हो सके, उनका नीड्स फुलफिल हो जाए, उनको सामान सही से मिल जाए। फिफ्थ पॉइंट इज एज ईच रीजन हैज डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, ईच रीजन प्रोड्यूस स्पेसिफिक कमोडिटी। हर एक रीजन का अपना एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है। राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, हिमाचल में ठंडी बहुत होती है, महाराष्ट्र में नॉर्मल सीजन भी होती है और बारिश के टाइम में बहुत बारिश होती है। तो हर एक रीजन में देखा गया है ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट हो या फिर उसका फिजियोग्राफी हो, या फिर फिजियोग्राफी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर हो किसी भी जगह का, हर जगह का अलग है। तो जिसकी वजह से हर जगह से जो रिसोर्सेस के द्वारा जो सामान निकलता है, ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जाता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट हम आते हैं, इफ देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ कमोडिटी देन देयर इज अ डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट में सामान कम हो जाता है, ठीक है, तो लोगों का डिमांड बढ़ते जाता है। जैसे आपने देखा था अभी टोमेटो का प्राइस क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। क्यों? क्योंकि टोमेटो जो है वो जहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था वो कम होने लगा है। तो जब प्रोडक्शन कम होने लगता है और लोगों का डिमांड ज्यादा होता है, दैट इज द स्कैर्सिटी, तो जिसकी वजह से तो हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का जो डिमांड अगर ज्यादा होने लगा है और अगर प्रोडक्शन कम होता है, तो वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें दूसरे स्टेट से, दूसरे रीजन से टोमेटो बाकी गुड्स को भी क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करवाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे एरिया में सामान नहीं है, तो हमें लोगों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें दूसरे स्टेट, दूसरे रीजन से क्या करना पड़ेगा? सामान मंगवाना पड़ेगा। द प्लेस वेयर इट इज अबंड provides the supply of the commodity. Thus, supply is done from religious producing excess commodity. सप्लाई उसी जगह से होता है जिस जगह पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सप्लाई किया जाता है उस जगह पे जिस जगह पे डेफिसिएट, मतलब उस जगह पे कम प्रोडक्शन होता है, और जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो जगह क्या करती है? सप्लाई करती है कम प्रोडक्शन वाले जगह को।
गॉट इट। कम जगह वाले को क्या करती है, सप्लाई करती है। जैसे आपने सुना होगा कश्मीर का एप्पल, कश्मीर में एप्पल बहुत ज्यादा होता है, तो कश्मीरी एप्पल जो होते हैं वो बाकी रिलीजन में क्यों जाता है, क्योंकि बाकी रिलीजन में एप्पल का प्रोडक्शन कम होता है, इसकी वजह से कश्मीर में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो वहां से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो करके बाकी रीजन्स में, बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल का एग्जाम्पल दिया भी गया है। ओके, जैसे महाराष्ट्र में होता है अल्फेंजो मैंगो, जिसे हम हाफूस आम भी कहते हैं। ये जो अल्फेंजो मैंगो है ये महाराष्ट्र में ही होता है ज्यादातर, मोस्टली, और जिसकी वजह से नॉट इंडिया के इन अदर पार्ट्स बट ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया भी ये मैंगो सप्लाई होता है। ठीक है, इस क्योंकि अल्फेंजो मैंगो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है, तो जहां पे एक्सेस प्रोड्यूस होगा वो कंट्री, वो स्टेट्स क्या करेंगे, दूसरे स्टेट्स को सामान देंगे, क्योंकि अगर रखते चलेंगे रख के क्या करेंगे, राइट, चीजें खराब भी होती है, रख के क्या करेंगे, तो बाकी कंट्रीज को वो हेल्प करते हैं, उनके बाकी कंट्रीज के पीपल के नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो सप्लाई करते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं टाइप्स। देयर आर दी टू टाइप ऑफ ट्रेड, एक होता है विजिबल ट्रेड और एक होता है इनविजिबल ट्रेड। शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा। विजिबल ट्रेड हम लोग किसको बोलते हैं, एक ऐसा ट्रेड जिसपे हम देख रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग हो रहा है गुड्स का। जैसे सब्जी मार्केट में आप जाते हो, सब्जी को खरीदते हो, पैसे देते हो, सब्जी खरीदते हो, तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हो कि पैसे दे रहे हो, उसके बदले में आपको सब्जी मिल रही है, इसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड। दोनों साइड के गुड्स को हमें दिखने में आ रहा है, दोनों साइड के कमोडिटीज को हमें दिखने में आ रहा है, बट सेम टाइम पे इनविजिबल ट्रेड आता है। इनविजिबल मतलब कि ये जो जितने भी सर्विसेज होते हैं ना, सर्विसेज, ठीक है, इन सर्विस का जब एक्सचेंज होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को पैसा तो देते हैं, बट डॉक्टर हमें उसके बदले क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो ट्रीटमेंट जो है ना वो एक सर्विस है बाय द डॉक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनविजिबल ट्रेड। बट एक सेम साइड में आप जब जाते हो केमिस्ट के पास आपने क्या किया, पैसा दिया, केमिस्ट से दवाई लिया, मेडिसिन लिया, तो वो विजिबल हो गया। बट डॉक्टर के पास आपने क्या किया, पैसा तो दिया, बट उसके बदले आपको क्या मिला, तो कुछ गुड नहीं मिले, कुछ कमोडिटीज नहीं मिला है, आपको क्या मिला है, सर्विस मिला है। ठीक है, आपको सर्विस मिला है। गॉट इट। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में जरा सा देखते हैं। टाइप ऑफ ट्रेड्स, कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ ट्रेड्स। एक क्वांटिटी के बेस पे ट्रेड्स, ठीक है, एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेस पे ट्रेड, और एक है आपका ट्रेड जो होता है एक रीजन के बेस पे, कि हमारे एरिया से सामान जो बाहर निकल रहा है उसको उस बेस पे जब ट्रेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ट्रेड रीजन। ट्रेड क्या हो रहा है, अब एक्सटेंड हो रहा है, दूर तक जा रहा है, दूसरे रीजन में भी जा रहा है। चलिए इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स के टू टाइप्स है। कौन से, होलसेल ट्रेड, सेकेंड इज रिटेल ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ द ट्रेड रीजन्स के भी दो टाइप है। कौन से, इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल ट्रेड भी हम उसे कहते हैं। सेकेंड है डोमेस्टिक ट्रेड, उसे हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। एक एक करके समझते हैं ये सारी चीजें क्या है, ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, वन बाय वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स के रिलेटेड। क्वांटिटी ऑफ गुड्स में टू टाइप ऑफ ट्रेड है, एक है होलसेल, एक है रिटेल। सिंपल सा मतलब है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, जहां पे लार्ज स्केल पर कमोडिटीज को क्या किया जाता है, लाया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जैसे एक इंडस्ट्री में सामान बना, मैगी बना, आपने क्या किया, मैगी को ह्यूज स्केल में प्रोड्यूसर से, जहां पे जो इंडस्ट्रीज में बनी है वहां से आपने मैगी को उठाया और एक ऐसे वेयर हाउस में जहां पे ह्यूज
अमाउंट में आपने सिर्फ मैगी को स्टोर करवाया है ज्यादातर, अब उसको आप आगे सेल करने वाले हो, तो दैट इज नोन एज दी, क्या बोलते हैं हम उसे, होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में ये याद रखना कि हमेशा हम गुड्स किससे खरीदते हैं, तो गुड्स खरीदा जाता है बाय द प्रोड्यूसर ऑन द लार्ज स्केल। और आगे चल के हम वो जो गुड्स है वो किसको सेल करते हैं, तो रिटेलर ट्रेड को करते हैं। तो इसे हम कहेंगे होलसेल ट्रेडिंग। ये जो गुड्स है लार्ज स्केल पर जो हम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, ये चाहे हम एक इंडस्ट्री से करते हो या फिर जो फार्मर्स, जैसे मान लो कोई ओनियन ग्रो कर रहा है, जो कांदा होता है, कांदे को ग्रो कर रहा है, वो कांदा आप किसी फार्मर से यूज क्विंटल्स में आपने ले लिया है और उसे वेयर हाउस में क्या किया है, स्टोर हाउस में आपने उसे सेफली रखा है, ताकि आप उसको क्या करोगे, आगे सेल करोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोड्यूसर से गुड्स को ले लिया है और आप क्या करोगे, अब दूसरे ट्रेडर को, जिसे हम रिटेल ट्रेडिंग कहते हैं, रिटेलर को आप क्या करोगे, सेल करोगे। सो हियर इज द नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड हम किसको कहते हैं, जहां पे हम गुड्स होलसेलर से परचेस करते हैं और फिर सेल करते हैं फाइनल कंज्यूमर को, तो हम उसे कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग, आपने होलसेल से कांदे को, ओनियन को परचेस किया, शॉप, एक रिटेलर का ना एक सिंपल वर्ड भी हम जिसको शॉपकीपर बोलते हैं, एक जो शॉप होता है ना, छोटा छोटा किराने की जो शॉप होते हैं, उसको हम रिटेल भी कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में सामान को स्टोर नहीं रखता है, छोटे छोटे अमाउंट में छोटे छोटे गुड्स को रखता है, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे सामान रखता है, लेकिन अलग अलग वैरायटीज के सामान रखता है। ठीक है, सो यहाँ पे वो होलसेलर से सामान को खरीद करके ला रहा है और कंज्यूमर को सेल कर रहा है। जैसे एग्जांपल है आपके शॉपकीपर्स जो सेल करते हैं गुड्स को, फिर वेजिटेबल्स वाले, वेजिटेबल्स के जो वेंडर है, जो हम कहते हैं जो रोड पे ऐसे रेडी लगा कर रखते हैं ना ठेले वाले, वो क्या करते हैं, सब्जी को एक होलसेलर से खरीदते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेल करते हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रीजन, यहाँ पे बी होना चाहिए वैसे, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द रीजन के एक्सटेंट, हमारे रीजन से अलावा जो बाहर जा रहा है। बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स हैपन एट वेरियस लेवल्स पे गुड्स को बाइंग एंड सेल किया जाता है। on that basis trade can divided into local, regional, national, international। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स अलग अलग लेवल पे होते हैं, ऐसे ही ट्रेड जो होते हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे लोकल में भी ट्रेड होता है, रीजनल में भी ट्रेड होता है, नेशनल लेवल पे भी ट्रेड होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड होता है। सो ये जितने भी लोकल हो गए, रीजनल हो गए, नेशनल हो गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज द डोमेस्टिक ट्रेड। ये विद इन इंडिया, विद इन अ कंट्री ही हो रहा है, आपके रीजन में हो रहा है, आपके रीजन के बाद दूसरे रीजन में हो रहा है, दूसरे रीजन के बाद ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर ही जो सेल बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, उसे ही दूसरा वर्ड में इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। गॉट इट। चलिए तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इन दिस ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजन विद इन अ सेम कंट्री। जब सेम कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो उसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। The size of the country, diversity, distribution, availability of the natural resources affect the internal trade within a country। कंट्री की जो साइज है पॉपुलेशन की, उसके बाद कंट्री में अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस है, अलग अलग जगह पे लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, विद इन अ कंट्री क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, एप्पल सबसे ज्यादा कश्मीर में होता है, तो कश्मीर की जो एप्पल है वो बाकी रीजन में विद इन अ कंट्री क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेल हो रहा है। ठीक है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, मार्केटिंग सिस्टम, ये सब लार्ज स्केल पर होता है इंटरनल ट्रेड में भी। ठीक है, इंडिया में जो कुछ फैक्टर्स है जैसे डाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन, हाई पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स दी डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड को क्या अफेक्ट करता है,
तो ज्योग्राफिकल कंडीशन और हाई पॉपुलेशन, कोई जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो कोई जगह पे कम पॉपुलेशन है, किसी जगह पे ज्यादा ठंडी है, किसी जगह पे कम ठंडी है। तो जहां पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, बाइंग एंड सेल हो रहा है। इफ there is a good economic growth, then trade will be also more। जब अच्छा हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ट्रेड अच्छे से चलेगा। ट्रेड अगर अच्छे से चलेगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। किसका? इकोनॉमिक एंड द ट्रेड का। इकोनॉमिक एंड द ट्रेड का पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। जब इंटरनेशनल ट्रेड सिंपल सा, जब एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का विथ अदर कंट्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे हम कुछ चीजों का ट्रेड करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं हम सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया हमें क्या देता है, क्रूड ऑयल देता है। ठीक है, कुवैत एंड व्हीट प्रोडक्शन, जो कुवैत और भी सऊदी अरेबिया और कुवैत ये क्या कर रहे हैं, हमें क्रूड ऑयल दे रहे हैं। फिर जैसे व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है यूएसए में, कनाडा में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब हमें क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुड्स दे रहे हैं। तो जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं आउट ऑफ कंट्री के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। यहाँ पे ट्रेड क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक, इंटरनेशनल ट्रेड में बायलैटरल ट्रेड हो सकता है, मतलब जैसे सिर्फ इंडिया और यूएसए का ट्रेड हो रहा है तो ये बस दो कंट्री के बीच में हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, बायलैटरल। लेकिन इंडिया के साथ साथ इंडिया ने क्या किया, यूएसए को भी सामान दिया, चाइना को भी दिया, जापान को भी दिया, सऊदी अरेबिया को भी दिया, 5 लोगों को दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीलैटरल ट्रेड हो गया। जब इंडिया ट्रेड करती है मोर देन वन कंट्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीलैटरल ट्रेड बोलेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड कहते हैं। तो होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। चलिए, सो स्टूडेंट्स जो क्लास 9 के, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही लाइव बैचेस में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए लाया गया है विक्ट्री 2.0। ये रही हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। फुल ईयर बैच है ये, ऑल सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाता है, डेली लाइव सेशंस होती है, फ्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटोरशिप भी इंक्लूडेड है, रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहता है एंड ऑल्सो नोट्स भी इंक्लूडेड है। सो स्टूडेंट्स, आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज ये अवेलेबल है मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। ऑल्सो ये जितने भी लाइव क्लास होते हैं, इन सब लाइव क्लासेस के आपको वीडियो भी मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं इन द एचडी फॉर्मेट। कैसे इनरोल करना है, हाउ टू इनरोल, इस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन लाइव क्लास, वेट क्या कर रहे हो, जल्दी ज्वाइन कर लो। चलो तो देखते हैं इसकी फीस कितनी है। इसकी फीस है 5000। मैम ये मंथली फीस है या ईयरली? तो ये आपकी ईयरली फीस है, पूरे 9th की फीस है, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। ओके, 5000 इज नॉट अ मंथली फीस, इट्स अ फुल ईयर फीस, पूरे 9th का फीस है। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइव बैचेस को ज्वाइन करने में, या फिर आपको कोई इंक्वायरी है रिगार्डिंग दिस बैच, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, आपको पूरा रिस्पॉन्स किया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट नहीं है तो सिर्फ ज्वाइन अगर करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ गुड। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक बेसिक प्रोसेस है इंटरनेशनल ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड अगर हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है। ये बेसिक है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है? इंपोर्ट वो होता है जब कोई दूसरे देश से कोई गुड्स जो हमारे कंट्री में आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
इम्पोर्ट बोलते हैं। व्हेन अ कंट्री buys those goods and services which are scarce in their own country from other country, it is known as the import. जब हमारे कंट्री में कोई ऐसी गुड्स जो कम है और हम बाहर के देश से वो मंगवा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट, आना, हमारे देश में आना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। जब हमारी कंट्री में गुड्स ज्यादा होते हैं और दूसरी कंट्री को वो गुड्स रिक्वायर्ड है, तो हम उनके डिमांड पे गुड्स को उनको दे रहे हैं, ठीक है, बाहर देशों को दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट। व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूस एक्सेस गुड्स या सर्विस जब कोई भी कंट्री प्रोड्यूस करती है और अगर दूसरी कंट्री को रिक्वायर्ड है, उसकी उनके डिमांड है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। जैसे कोविड के टाइम में आपने सुना था इंडिया ने बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर को एक्सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम में नीड थी बाकी कंट्रीज। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही इजी सा था। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम किसको कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना वैल्यूज का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देयर आर दी टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। कितने टाइप्स के बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। पहला आता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से समझो, यहां पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, हम बाहर के देशों से सामान ज्यादा परचेस कर रहे हैं, ज्यादा मंगवा रहे हैं, और सेम टाइम पे हम दूसरे देश को क्या कर रहे हैं, कम सामान दे रहे हैं, कम सर्विस दे रहे हैं। तो दैट इज नोन एज द अनफेवरेबल बैलेंस। कैसे? जब ज्यादा सामान आएगा तो हमें पैसा भी पे करना पड़ेगा उसका, और जब हम गुड्स कम दूसरी कंट्री को सेल करेंगे तो उससे हमें कम पैसा भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा हमें ज्यादा देना पड़ रहा है और पैसा हमें ज्यादा देना पड़ रहा है और कम लेना पड़ रहा है। तो दैट इज नोन एज द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट आता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहां पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री से जो गुड्स है वो कम आ रहे हैं और हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्लाइड है ये बता रहा है कि एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा है, हम ज्यादा सामान दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है या फिर दूसरा गुड्स मिल रहा है, ठीक है, और दूसरी कंट्री से हम सामान कम ले रहे हैं। तो दैट इज नोन एज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर आता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस्ड ऑफ ट्रेड का मतलब एक तराजू पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इक्वली हो रहा है, दोनों इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस को करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्री के साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता थी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन से फैक्टर पे काम कर रही है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें बिजनेस को आगे कैरी करने के लिए एक डोमेस्टिक ट्रेड से अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड में अगर जाना है तो सबसे पहले कुछ लॉज रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स है जिसपे हमें टिकना पड़ेगा। जैसे कुछ फैक्टर्स है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे फैक्टर्स लाइक इकोनॉमी ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट लॉज, जुडिशियल सिस्टम, करेंसी, लैंग्वेज। ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस किससे है? ये सारी चीजें ट्रेड से इन्फ्लुएंस है। पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज आर इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। हमें अगर दोस्ती यारी हमारी दूसरी कंट्री से अच्छी है, हम इन्फ्लुएंस है, तो हमारी ट्रेड भी अच्छी चलेगी। बट अगर किसी भी कारण से हमारा जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो एक अंडरस्टैंडिंग से आगे चल रहा था, और वो किसी भी कारण से अगर कोई ऑब्स्ट्रैक्शन बीच में आ गया,
या फिर मतभेद अगर हो गई है, ठीक है, तो उसके कारण से ट्रेड पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर ट्रेड पे अफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट मीन्स कि लोगों को सामान मिल नहीं रहा है, लोगों का नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से लोगों ने ऑल ओवर दी वर्ल्ड ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा जो ग्रोथ है इंटरनेशनल ट्रेड का, या फिर हम किसी भी हाल में ट्रेड को ना रोके, कितनी भी मतभेद हो, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े एक तरफ, बट काम की चीजें एक तरफ, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो करने के लिए क्या किया गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ऑन द इंटरनेशनली, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको कोई पूछ दिया जाए, किसी ने पूछा हो कि क्यों हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, तो इसका कारण बस ये है कि अवॉइड करना इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम अप आया इसलिए है क्योंकि हम चीजों को स्मूथली आगे ले जा सके, और कोई भी अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रहा है तो उसके कारण से ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए, लोगों की जो नीड है, जो वांट है, उसको नहीं रुकना चाहिए। ओके, चलो तो एक एक करके ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। सबसे पहला है आपका WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 ऑर्गेनाइजेशन, 164 कंट्रीज यहाँ पे है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्वियसली जो काम है वो ये है कि कोई भी अगर डिफरेंसेस हो रही है किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड में, किसी भी कंट्री के बीच में अंदमन अगर चल रही है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो उसको मैनेज करे, वो उसको देखे, अंडरस्टैंड करे, एक्शन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूरोपियन यूनियन, दैट इज ओनली यूरोप। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में ओनली 28 यूरोपियन कंट्रीज एस्टेब्लिश हुए, 28 यूरोपियन कंट्रीज इसमें इस ग्रुप में, ठीक है। इनका मेन काम ये है ऑब्जर्व करना कि फ्री फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी 28 मेंबर है उनके बीच में क्या हो रहा है, अच्छे से फ्री फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट आता है आपका OPEC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ पेट्रोलियम के लिए ही बनाया गया है, पेट्रोल के लिए बनाया गया है। तो इसमें 13 मेंबर है, 13 मेंबर ऑफ स्टेट्स है, और ये बनाया गया है कितना भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतभेद हो, बट हमें स्मूथली इंटरनेशनली अगर ये जो 13 मेंबर है इनके बीच में अच्छे से अदर कंट्रीज के साथ हम अपने क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, ठीक है। उसके कारण मतलब कोई भी लड़ाई झगड़े हो उसके कारण से ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट के, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन, इसमें 8 मेंबर है, ठीक है, और इट वाज फॉर्म टू फाइंड, ये इसलिए बना था ताकि ये सारे कंट्रीज जो 8 कंट्रीज है, 8 मेंबर्स है, इनका जो एक कॉमन कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जिस कॉमन प्रॉब्लम से ये सब फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करना, उस कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना और उस कॉमन प्रॉब्लम पे वर्क करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एशियन, दैट इज ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन के एसोसिएशन के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें टोटल 10 स्टेट मेंबर है। ये इसलिए बनाया गया है, ये प्रमोट करता है एक्चुअली रीजनल पीस और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए विद इन दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो मेंबर है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज दी APEC, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें 21 मेंबर है और ये प्रमोट करता है कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। जितने भी कंट्री जो एशिया में एशियन कंट्रीज है,
जो लाई करती है किसके बीच में, स्पेसिफिक ओशियन रीजन के बीच में। जो भी कंट्रीज के बॉर्डर स्पेसिफिक ओशियन के बीच में आ रहा है, ठीक है, वो कंट्रीज के बीच में क्या होना चाहिए, फ्री एंड दी फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। स्पेसिफिक ओशियन ओनली, नॉट इंडियन ओशियन, स्पेसिफिक ओशियन के जिस भी कंट्री के बॉर्डर में क्या आ रहा है, कोस्टल बॉर्डर में क्या आ रहा है, स्पेसिफिक ओशियन आ रहा है, उनके बीच में फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इसमें 5 कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनका मेन एम ये है फंड्स को अवेलेबल करना, इकट्ठा करना, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सके, हर एक मेंबर अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, ठीक है, और हम इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमी की सिक्योरिटी बना सके एंड स्ट्रेंथ कर सके, उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करें, पैसे के मामले में हम सिक्योरिटी बूस्ट करें, पैसे के मामले में हम मजबूत बने, ये मजबूत बने, स्ट्रेंथ बने, ये है प्रमोट मतलब मेन हम कह सकते हैं, जिस मतलब वो मेन इनका एम है, ठीक है। चलो, आपके बुक पे कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो इसको एक बार देख लें। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ट्रेड के बारे में देख लिया है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द मार्केटिंग। यहाँ पे एक कहानी है जो आपको सुनानी है, मुझे आपको सुनानी है। दैट इज, एक बच्चा है जिसका नाम है धौनबिदा, ठीक है, ये एक बच्चा है, बच्चा बोलो या फिर एडल्ट बोलो, ये एक है जिस धौनबिदा इसका नाम है। इसने देखा कि वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल इसके आसपास क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। इसने देखा कि इसके जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से जो एग्रीकल्चर के थ्रू जो वेजिटेबल्स ग्रो हो रहा है वो अच्छे से वो लोगों को नहीं सेल कर पा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने आसपास में एक सुपरमार्केट देखा और सुपरमार्केट में देखा कि चीजें कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसने अपने पापा को आके बोला कि हम जो वेजिटेबल ऐसे सेल करते हैं, इससे अच्छा हम इसको अच्छे से फ्रेश करें, अच्छे से इसको क्लीन करें और पैक करके हम क्यों ना सुपरमार्केट में बेचना शुरू करें। तो इसने कॉन्सेंट्रेटेड किया किसके ऊपर, सुपरमार्केट के ऊपर, टाउन में। इसने सुपरमार्केट में गया और वहां पे जाकर के गुड्स को क्वांटिटी में क्वालिटी गुड्स को सेल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देखा कि इस फर्म का उसका क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, सेल वो अच्छे से कर पा रहा है। तो यहाँ पे उसके जो कमोडिटी है, एक जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, उसका जो गुड्स का जो क्वालिटी है, ठीक है, उसके कारण से क्या हो रहा है, उसके गुड्स का प्राइस हाई हो चुका है। जो पहले से उसके पापा ने जो सेल किया था, उसके बाद इसके आइडिया के बाद गुड्स का प्राइस क्या हो गया है, सेल हो गया और अच्छे से ये सेलिंग कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। व्हाई डिड धौनबिदास कमोडिटी स्टार्ट गेटिंग हाई प्राइस, बता दिया है आपको। व्हाट डिड धौनबिदा सन डू फॉर दैट, धौनबिदा सन डू फॉर दैट। What measures would you suggest to your farmers near so that there is a agriculture product fetch the good price। यहाँ पे वैसे मैं बता दूं, धौनबिदो जो है ये एक पर्सन है, बट बिजनेस को जो आगे ले गया है वो उसका बेटा ले गया है, धौनबिदो सन ले गया है बिजनेस को आगे। चल, सो यही कहानी बस यहाँ पे लिखी गई है और कुछ भी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोशल फैब्रिक में। मॉडर्न इंडस्ट्री के टाइम में यहाँ पे ग्लोबलाइज हो गई ये चीजें, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाकर के बिजनेस को अपना एक्सप्लोर कर सकते हो, वाइड कर सकते हो, ठीक है। आज के जमाने में मार्केटिंग बहुत जरूरी चीज हो गई। सही सामान सही व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग जरूरी है, ठीक है। मार्केटिंग एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं बिजनेस का एक सिस्टमैटिक और बूस्ट लाने वाली चीजें हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल एट वंस ऑन लार्ज स्केल। प्रोडक्शन जो होते हैं वो लार्ज स्केल पर होते हैं, बट
अगर मार्केटिंग अच्छे से हो रही है तो लार्ज स्केल पर हम लोगों को चीजें सेल कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज, अगर हम सही से मार्केटिंग करें तो प्रोडक्ट की भी प्राइस इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो डिफेक्टेड प्रोडक्ट कैन recalled from the market. Therefore, in the today's area, marketing is a virtual part of trading system. आज के डेट में मार्केटिंग सबसे बड़ा पार्ट बन गया है। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम क्यों ना हो, कोई भी बाइंग सेलिंग गुड्स क्यों ना हो, उसका मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट मेकिंग कस्टमर फील द नीड्स टू बाय द गुड्स। जब हम कोई भी चीज का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें मन करता है वो चीज खरीदने का। ऐसा ओरियो बिस्किट डिप करो, सिक करो, फिर लो। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको मन कर रहा है ऐसे ओरियो बिस्किट खाने का, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों के अंदर चाह बढ़ती है कि हम चीजों को खरीदें। ठीक है, रीचिंग, अगर हमें मैक्सिमम कस्टमर तक रीच करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचेगा उसको अच्छे से हमें एडवर्टाइज करना चाहिए, हमें अच्छे से उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। मेकिंग कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट क्यों ना हो, का रीजन एक ही है कि हम अपने सामान को, जो एक प्रोड्यूसर है उसका मेन मोटिव ये है कि वो अपने सामान को कुछ इस तरीके से बताए ताकि एक कंज्यूमर तक वो पहुंच सके और कंज्यूमर वो सामान खरीदे ले। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर देख रहा है और कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको मन किया ये चीज खरीदने का और वो खरीद रहा है। गॉट इट? इन रीसेंट टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड मीडिया हैव अफेक्टेड द मार्केटिंग सिस्टम डीपली। आज की डेट में मार्केटिंग सिस्टम क्या हुआ है, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ है। ड्रॉप डाउन इन द सेंस कि पहले लोग मार्केटिंग करते थे, पर्चे बांटते थे। ठीक है, पहले मार्केटिंग इतना ज्यादा नहीं हो पाता था जितना आज हो रहा है। कैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के कारण, आईटी के कारण, मीडिया के कारण। आज आप देखोगे सोशल मीडिया कोई भी हो, फेसबुक हो, गूगल हो, इंस्टा हो, किसी पे भी आप अगर देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, मार्केटिंग लोग बिग, मतलब जनता को टारगेट करने के लिए, यहाँ पे लॉट्स ऑफ जनता है और उसको टारगेट वो कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ठीक है, ऑल्सो इसकी वजह से अब जो मार्केटिंग, वो इंटरनेट का जमाना हो चुका है, तो इसलिए मार्केटिंग ऑल ओवर दी कंट्रीज में क्या हो चुका है, ई मार्केटिंग हो चुका है। दैट इज, उसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। उसकी तरफ वो शिफ्ट हो चुका है। अब पहले की तरह मार्केटिंग नहीं होती है। अब आप देखोगे कहीं पे भी पोस्टर्स अगर लगते हैं तो पहले पेपर के लगते थे, बट आप डिजिटल पोस्टर्स लगते हैं। ठीक है, मार्केटिंग होती है तो दैट इज सोशल मार्केट, सोशली मार्केट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में आप देखोगे कि उसमें अलग अलग लोगों को सिखाया जाता है कैसे आप डिजिटली मार्केटिंग कर सकते हो, जिसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर ई मार्केट भी कहते हैं। आपको अभी इतना ही पढ़ना है मार्केटिंग के बारे में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक जो गुड्स होता है, एक जो गुड्स होता है, उसके पीछे ना हमेशा लेबल लिखा रहता है। वो लेबल लिखना इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोड्यूसर के। जब कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है और एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसमें उसको पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर फ्रॉड का चार्ज लग सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर एंड करेक्ट एडवर्टीजमेंट को शो करने के लिए उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है बाय द एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पे उसके ऊपर एक एक्ट लग सकता है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक बार इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। इफ ए प्रोडक्ट इज एडवर्टाइज यूजिंग द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, fraudulent means or making the exerted statement to cheat the customer, pointing out the shortcoming of the competitors, then the advertisement tends to lose our trust many times. अगर कोई भी प्रोड्यूसर
एडवर्टीजमेंट में गलत चीजें, गलत इंफॉर्मेशन बता रहा है, फ्रॉड चीजों को शो कर रहा है, लोगों को चीट कर रहा है, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के बाद अगर कुछ गलत होता है तो वो अपना कस्टमर लूज कर सकता है, लूज कर सकता है। तो रूल एंड रेगुलेशंस कुछ निकाला गया है एक एडवर्टीजमेंट को करने के लिए। दैट इज कि आप अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कंज्यूमर को अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन शो करो, नहीं तो आपके ऊपर एक्ट लगाया जा सकता है। दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऑल्सो एक जो कंज्यूमर है उसे हमेशा अवेयर होना चाहिए कि जब भी वो कोई भी गुड्स खरीदे, परचेस करे, उसका जो रिजनेबल रेट है या फिर जो इंफॉर्मेशन है उसे सही से पढ़े। ये आपके लिए भी है, आप भी अब 9th में हो, आप भी पढ़ लिख सकते हो, ठीक है, आराम से। तो प्लीज जब भी कोई भी प्रोडक्ट को खरीदो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी, वहां पे उसके इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ो। गिवन इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ना चाहिए बिफोर परचेसिंग इट। ओके, सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हैं, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो। Thank you so much. Stay tuned.